सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे बच्चों, आज हम दो जबरदस्त टॉपिक करेंगे। पहली तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस, ठीक है। और दूसरा, बुक के न्यूमेरिकल्स अपन को करना है। आपको मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर में, तो वो बहुत जरूरी है। दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज दो टॉपिक कोशिश करेंगे हम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। ऐसा नाम क्यों मिला इस चैप्टर को? आइए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, या आप बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं। क्लास 10th में आपने पढ़ा था, हर बच्चे ने पढ़ा था कि हर एक करंट कैरिंग वायर, हर एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। आपको पढ़ाया था क्लास 10th में कि किसी भी वायर जिसमें करंट बह रहा है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। ऐसा क्यों कहा था? तो कोई भी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी कभी हम इस करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपस लेके आते हैं, मैग्नेटिक कंपस, इसको मैग्नेटिक कंपस बोलते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। क्या करने लगता है? डिफ्लेक्शन। और आपको पता है, अगर कंपस डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब यहां पे आजू बाजू जरूर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 10th क्लास कहती थी अगर अपन इस करंट का डायरेक्शन बदल दे तो आपको पता है ये कंपास का डायरेक्शन भी क्या हो जाता था? चेंज, ठीक है। तो बात यहां हम इस चैप्टर की कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बेसिक पहले हम अपने दिमाग में स्टोर करते हैं कि एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये चीज तो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी बच्चों। एवरी करंट carrying wire, every current carrying wire behaves like a magnet। हर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि हाँ यार भैया, हर एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। अपने आजू बाजू वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। आपको पता है वो अपने आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है ना। अभी हम ये मूविंग चार्जेस पे नहीं आए। अब बात ये होती है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाता है। कई कई मेथड है, उसमें बेस्ट मेथड है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, आप इसको थंब रूल भी बोल सकते हैं, आप इसको पाम रूल भी बोल सकते हैं, पाम पाम रूल भी बोल सकते हैं, आप इसको थंब रूल भी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने इसको लगाना सिखाता हूं। चलिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। ओके, कैसे हम इसको लगाते हैं? दिस इज जीआई तार थोड़ी ले आया हूं, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन कर। ओके, पहले मैं आपको, ये तो आपको पता चल गया प्यारे बच्चों कि एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम, जब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो उसके आजू बाजू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये एक वायर है, ठीक है, और इसमें करंट ये फ्लो कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एक वायर है, करंट है, आप देख रहे हैं, ओके। और मैंने एक और वायर आपके सामने बनाई और यहां मैंने करंट को कर दिया रिवर्स, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल्सो करंट। अब जैसे कि आपको पता है
जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। हर एक वायर जिसमें करंट बह रहा है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो फिर आखिर वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई जाती है? देखिए जैसे ये वायर, ठीक, ये वायर, ठीक है। तो मैक्सवेल थंब रूल ये कहता है, ये आपका थंब है, ठीक है। थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका थंब करंट का डायरेक्शन बताएगा, और आपकी जो फोर फिंगर्स है ना वो बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस का ही नाम है। थंब बताएगा करंट, और जो आपकी फोर फिंगर्स हैं वो बताएंगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। अब आप देखिए इस पॉइंट पे मैं वायर को पकड़ता हूं, देखिए करंट ऊपर जा रहा है, मैं वायर को पकड़ने वाला हूं, ठीक है। ये गया, मैं ये गया अंदर, ये गया अंदर, वायर को पकड़ा। तो देखिए थंब क्या बता रहा है, करंट, और फोर फिंगर्स क्या बता रही है, फोर फिंगर्स बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है इस लूप में, इनवर्ड्स। कहां जा रही है, इनवर्ड्स। देखिए ये बोर्ड से तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहां अंदर जाएगा ही नहीं हाथ, इसलिए मैंने वायर लाया हूं। इस पॉइंट पे देखते हैं, चलिए ये मुझे अपनी फोर फिंगर कहां ले जानी है, ऊपर। तो मैं इस पॉइंट पे इस वायर को ऐसे जाके ये अंदर जाके पकड़ूंगा। तो देखिए करंट कहां जा रहा है मेरा, ऊपर, और फोर फिंगर्स कहां जा रही है, इनवर्ड्स। इस पॉइंट पे मैं भी आपको वायर को पकड़ के दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने अपना हाथ लेके गया अंदर, कहा गया हाथ अंदर, ये। तो देखिए हम क्या बता रहा है, करंट, फोर फिंगर कहां जा रही है, अंदर। तो ये इसके इस डायरेक्शन में आता हूं, ये वाले पॉइंट पे, ये रहा। तो फिर मुझे थंब को कहां रखना है, नीचे। तो मैं अपने हाथ को कैसे लेके जाऊंगा, ये गया, फिर कहां गया हाथ, अंदर। तो और करंट कहां जा रहा है, नीचे। तो इस केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, इनवर्ड्स। क्या हो जाएगी, इनवर्ड्स। याद रखिएगा, इनवर्ड्स, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब प्यारे बच्चों उसकी बात करता हूं, फिर वायर को पकड़ता हूं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे, मुझे वायर को पकड़ना है, करंट जा रहा है ऊपर, मैं अंदर हाथ डालूंगा, ये, और वायर को पकड़ लिया। अब आप देख रहे हैं उंगलियां कहां आ रही है, बाहर। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। यहां भी पकड़ता हूं बच्चों, इस पॉइंट पे भी अगर आप देखेंगे वायर है, ये मुझे थंब उधर ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे। तो आप देख रहे हैं वायर के बाहर की तरफ मेरी फोर फिंगर्स आ रही, मतलब यहां पे क्या है, आउटवर्ड्स। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से आप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, आपको याद होगा। अच्छा जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो फिर बात होती है पोल्स की, कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। प्यारे बच्चों ये है आपका मैग्नेट। आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर भागती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड कहां भागती है, साउथ से नॉर्थ। Outside magnetic lines of force or field lines runs from North Pole to South Pole, and inside from South Pole to North Pole. South to North inside and North to South outside. अब आप देख रहे हैं यहां इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है मतलब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है मतलब साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो मतलब ये हो गया आपका साउथ पोल। आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है मतलब बाहर आ रहा है,
बाहर कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ, मतलब ये पोल कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, आपका नॉर्थ। इस तरीके से पोलैरिटी पता करी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। किस किस को ये आया है, हैंड रेज कर लीजिए, का बताइए, नहीं तो आप इस चैप्टर में ये स्टेयरिंग घुमाते रह जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने इतना सीख लिया कि हर एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एंड in order to find the magnetic field of that current carrying wire we have to use Maxwell right hand thumb, सबसे अच्छा रूल है। कॉर्क स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं, एम्पेयर स्विमिंग रूल भी यूज कर सकते हैं, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन आपको सबसे अच्छा बता रहा हूं कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब। अब आप बोलेंगे स्क्रू रूल क्या होता है भैया, इसको कैसे यूज करते हैं, तो ये भी आपको सिखा देता हूं। स्क्रू रूल, एक क्लॉक रूल भी होता है, एक स्क्रू रूल भी होता है। देखिए, आपको करना क्या है स्क्रू रूल में, अगर कभी कोई आपसे पूछ ले यार स्क्रू रूल भी तो लगा दो, ठीक है, ठीक, तो थोड़ा सोचिएगा, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले स्क्रू रूल में आपको याद रखना है, ये ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, हम घुमाते हैं अंदर तो ये स्क्रू अंदर जाता है, स्क्रू ड्राइवर पीछे से स्क्रू को घुमा रहा है, तो स्क्रू कहाँ जा रहा है, अंदर। तो ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर, तो जहां जा रहा है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो, और जहां घुमा रहे हैं वो है करंट। अब देखिए, ये मैंने करंट इधर घूम रहा है तो मैं इधर घुमाऊं, ये घुमाया 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 घुमाया, देखो स्क्रू कहां जा रहा है, अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगी, अंदर। अब देखना, करंट इधर, करंट इधर, घुमाओ इस तरफ, करंट की डायरेक्शन, घुमाया 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 घुमाया, तो ये क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, स्क्रू बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड। इस तरीके से भी हम प्यारे बच्चों बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपको बताऊं, सबसे अच्छा है आपका प्यारा सा मैक्सवेल थंब रूल, जो आप हमेशा यूज करेंगे। खैर, अब आगे की ओर बढ़ता हूं, चैप्टर में एंटर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये मूविंग चार्जेस वर्ड यहां क्यों आया। तो बच्चों, आपको ये तो पता चल चुका है कि हर एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब अगर इस करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट और यहां में चार्ज रख दूं जो कि रेस्ट पे है, वो चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, तो क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा, क्या कोई फोर्स लगेगा, नहीं। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है और हम उसको एक करंट कैरिंग वायर के पास में लाके रखते हैं, तो वो चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज को हम थोड़ी सी वेलोसिटी या स्पीड दे दें, कुछ ना कुछ दे दें, तो ये चार्ज फिर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये हल्का सा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब इस चैप्टर का मतलब यही है कि मैग्नेटिज्म में जब आप एक रुके हुए एक चार्ज को आप रेस्ट पे रखेंगे, तो उस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही बताता है, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो फोर्स कहां लगता है, ऊपर, यही बताता था। खैर, लेकिन ये चैप्टर आपको क्या बता रहा है, that every charge which you will place near a current carrying wire, that charge must have some velocity, उस चार्ज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी नहीं है चार्ज के पास, तो वो कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। और अगर आपने उस चार्ज को थोड़ी सी वेलोसिटी दी हुई है, तो मूविंग चार्ज जो है वो ही मैग्नेटिज्म के अंदर आके क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म।
ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। अब तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका पहला टॉपिक। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, वो क्या हो गई? आपको वो चीज क्लियर ये हो गई कि भैया कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे। हर एक करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है उसकी क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे? कोई एक पॉइंट पे हर एक करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है पी और हमको निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या? एक करंट कैरिंग वायर है आपके पास, ठीक है, उससे कुछ पॉइंट की दूर, उससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है आपका पी। टीचर बोलेगा वहां पे निकालो क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये निकालने के लिए हमारे लिए बनाया गया है बायोट। टी साइलेंट है, ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ। ओके, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज बायो सावर्ट लॉ तो आप क्या बात करेंगे? आप क्या बोलेंगे? भैया बायो सावर्ट लॉ एक बायो सेवर्ट टी टी लिखना जरूर। बायो सेवर्ट लॉ एक ऐसा लॉ है जिससे हम भैया एक करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो निकालने के काम आती है। बायो सेवर्ट लॉ से हम क्या निकालते हैं? बायो सेवर्ट लॉ से हम एक करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पी पे जो इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे है वो निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड बायोसेवर्ट। कोई भी आपसे पूछ सकता है स्टेट बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं एट अ पॉइंट टी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। तो यही हमको निकालना है, यही हमें सीखना है। तो भैया आपको सिखा रहे हैं, आप लग के जरा ध्यान दें। इसके दो फॉर्म आएंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक स्केलर फॉर्म। काय के दो फॉर्म? फिर आपसे बोलता हूं आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट पी विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है, समझ आ गया आपको? मतलब भैया यार तो ये कहीं पे भी निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं है। ये एक वायर जो हमें दिख रही है, हर केस अलग होगा। तो बायोसेवर्ट लॉ इज that type of law by means of which we can calculate the magnetic field of a current carrying wire at a point P which is at a distance R from it। बोलिए आपको इतना समझ आ गया? ओके, दूसरी चीज, अब हम बायोसेवर्ट लॉ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले डायग्राम बना लीजिएगा। ओके, बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है? भैया बायोसेवर्ट लॉ से हम एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ पॉइंट पी। मतलब इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और भैया ये इससे कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। और भैया एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। ओके, तो स्टेट बायोसेवर्ट लॉ, पहले तो आपको स्टेट करना है फिर आप आगे समझाओगे। बायोसेवर्ट लॉ स्टेट्स दैट every current carrying wire, every current carrying wire behaves like a magnet and
we can calculate magnetic field at point P, which is at a distance r and makes angle theta with the current carrying wire. ठीक है भैया। अब जो कॉमन सेंस की बात है, पॉइंट है P, तो अगर पॉइंट है P तो हमें भी यहां पे छोटा सा हिस्सा चाहिए पड़ेगा। पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें यहां पे छोटा सा हिस्सा चाहिए पड़ेगा, बहुत छोटा सा। क्योंकि पूरी वायर की कैसे हम पता करें, तो एक छोटा सा हिस्सा। लेट अस कंसिडर a very small length dl. Let us consider a very small length dl. Now we can calculate the magnetic field of this dl at point P, क्योंकि वायर इतनी बड़ी है, फिर उसकी भैया पूरी वायर की निकालनी होगी, इंटीग्रेट कर दें। पूरी वायर की निकालनी होगी, फिर हम इंटीग्रेट कर दें। अभी तो हमें ना? तो हम क्या कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो हमें लिखना है। लेट अस कंसिडर अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑन अ वायर टीएल। ठीक है, अगर पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इसकी लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, dB, वेरी स्मॉल। पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो इतने की हो जाएगी dB। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ। Biot-Savart law states that every current carrying wire behaves like a magnet, and we can calculate the magnetic field at a point P, which is at a distance of r, and makes an angle theta with the current carrying wire. Let us consider a very small length dl. Let us consider a very small length dl, which will produce magnetic field, which will produce small magnetic field dB। ठीक है भैया, ये भाई साहब के बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता था, आपको समझना है, this magnetic field is directly proportional to the electric current flowing in the wire। मतलब जितना ज्यादा करंट बहेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। This magnetic field is directly proportional to the electric current flowing in the wire। This magnetic field is also directly proportional to the sine of angle between sine of angle। ये मतलब ये एंगल जितना बड़ा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। करंट जितना बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, और ये एंगल भी जितना बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। This magnetic field is inversely proportional to square of distance between the wire and the point P। मतलब अगर वायर और पॉइंट P के डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर ये डिस्टेंस को कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। Magnetic field is directly proportional to the small length of the wire। small length, ठीक है,
स्मॉल लेंथ ये इसके, ये इन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर उन्होंने क्या किया, सबको कंबाइन कर दिया। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, जब भी कभी बच्चों हम इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो कॉमन चीज वैसे ही लिख दी जाती है, ऐड नहीं होती, समझिएगा। कंबाइन कर रहे हैं डीबी 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 डीबी, तो आ जाएगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर वाला, ऊपर आई इंटू साइन थीटा इंटू 1 इंटू dl, I इंटू साइन थीटा इंटू 1 इंटू dl, और नीचे वाला आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन उन्होंने हटाया, रिमूविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। ठीक है, जैसे ही उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहां आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई साइन थीटा इंटू dl होल अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट P। ये आ गया बच्चों, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 to the power -7 है, ये स्टोर करके रखना। ठीक है, और म्यू नॉट क्या है, पर आपको पता है वहां पे क्या था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या था, परमिटिविटी, यहां परमिएबिलिटी। म्यू नॉट है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो फॉर्म आया ये इसका है स्केलर फॉर्म। अब मैं आपको वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, लेकिन पहले तो आपको इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की। मैं चाहता तो क्लास शुरू होने से पहले ही आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बता सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट डिराइव जब कर लेंगे तो बहुत मजा आता है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अगर हम डिराइव करते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम इसकी यूनिट को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक स्केलर फॉर्म है। ठीक है, अब डिराइव करने से पहले आपको बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने बी इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, वहां डीबी इसलिए लिखा था क्योंकि स्मॉल मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है आपकी, आपको याद रखना है, वो होती है न्यूटन अपॉन एम्पेयर इनटू मीटर। पहली यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पेयर इनटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पेयर इनटू मीटर। और इसको टेस्ला भी कहते हैं, टेस्ला भी कहते हैं, और इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। वेबर एक्चुअली यूनिट होती है फ्लक्स की। फ्लक्स, फ्लक्स मतलब एनर्जी, एनर्जी इमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी फ्लक्स अपने अंदर से निकाल रहा है, आप बोलोगे कैसे, आपने फ्लक्स पढ़ा ही, फ्लक्स का आपको फॉर्मूला याद हो क्या, ई डॉट ए। हाँ, ई होता है, नहीं होता, होता ही नहीं होता। अब अगर ये हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैट का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डॉट हो जाएगा। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेपर, बी का निकालना है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। लो भैया आ गया, वेपर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी बता सकते, तीनों यूनिट याद कर लेना है बच्चों, ये बहुत काम की हैं जब न्यूमेरिकल फंसते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, और टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। SI unit of magnetic field is Newton upon ampere into meter or Tesla. SI unit of magnetic field is Newton upon ampere into meter or Tesla. आइए वापस बच्चों, याद रखना, बोर्ड्स में आता है ये 3 3 मार्क्स में, इसीलिए बहुत अच्छी थ्योरी लिखना। ऐसे नहीं कि जब बायो सेवर्ट लॉ आए तो करने लगे, राइट द थ्योरी। ठीक, तो चलिए बनाते हैं एक बार और।
तो मैं थोड़ा सा आपके सामने Biot-Savart law states that every current carrying wire behaves like a magnet, and we can find the magnetic field at a point P, which is at a distance of R, and makes an angle of theta with the current carrying wire. Biot-Savart law states that every current carrying wire behaves like a magnet, and we can calculate the magnetic field of that current carrying wire at a point P, which is at a distance of R, and makes an angle theta. Okay. Let us consider, इतना लिखने के बाद, let us consider a very small length. इस पूरी वायर की लेंथ क्या है? L. Let us consider a very small length, dl. ठीक है, ये हो गई very small length. क्या नाम है? dl. जो बहुत छोटी सी लेंथ ले ली, dl, which produces a small magnetic field. नाम क्या दे दिया? dB. Therefore, EB is directly proportional to the electric current flowing inside the wire. This dB, that is small magnetic field, is directly proportional to the sine of angle. This magnetic field is inversely proportional to the square of distance between the current carrying wire and the point. This magnetic field is also directly proportional to the very small length. Combining equation 1, 2, 3 and 4. Combining equation 1, 2, 3 and 4. तो कॉमन चीज वैसे ही आ गई, तो आ गया dB is directly proportional to I into sin theta into 1 नहीं लिखते into dl whole upon r square. Removing the proportionality sign, तो आप इसको रिमूव कर दे, proportionality sign प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा dB equals to mu naught upon 4 pi into I into sin theta into dl whole upon r square, where mu naught is called permeability. ठीक है, and the value of mu naught upon 4 pi याद कर लो बच्चों, 10 to the power minus. यही है बायो-सेवर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म. अब बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म की. मैं आपको कुछ याद दिलाऊंगा, क्योंकि साइन थीटा आया है तो वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट में चलेगा. तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट याद दिला देता हूं. एसआई यूनिट आपको मैग्नेटिक फील्ड की याद होनी चाहिए, न्यूटन अपॉन एम्पियर्स इनटू मीटर, और आपको याद होनी चाहिए वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, और आपको याद होनी चाहिए टेस्ला. सारे बहुत अच्छा रहेगा अगर ये सब हमें याद रहेगा. आइए तो मैं आपको कुछ याद दिला देता हूं. बच्चों आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा. बच्चों याद रखना, ये जो रिजल्ट आता है, जो इसका आंसर आता है, ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आपका निकलेगा, जो भी है आंसर, ये है सॉरी आंसर ये, जो भी आपका आंसर निकलेगा ना, आंसर वो इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. याद रखना, जैसे आपका जो भी आंसर आएगा, इनको करने से यहां जो भी व्हाटएवर एक्स वाई जेड जो भी आपका आंसर, जैसे मान लो आ गया सी वेक्टर, दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, मैथमेटिक्स की बात है. दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट में आपका जो भी आंसर उत्पन्न
उत्पन्न होता है वो आंसर जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है उनके रहता है परपेंडिकुलर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर आ गया, देन डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब हम उसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। थोड़ा सा आप मन लगाइएगा, बस हो जाएगा अगर आप मन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, वो करने के लिए मैं आपके सामने यहां लेता हूं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ऐसा, क्योंकि आपको पता है डीएल और आर ही मेन है यहाँ पे, है ना। साइन थीटा तो अपने आप आ जाएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब डीएल खुद ही मैग्नीट्यूड है, लेंथ, फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या आ जाएगा साइन थीटा। आ गया बच्चों, अब इसका स्केलर फॉर्म लिख लेता हूं, अगर आपको याद है। हाँ भैया, क्या था, dB इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के, आई, फिर साइन थीटा, फिर डीएल अपॉन आर स्क्वायर। होपफुली यहां तक समझ आ का बच्चों, पे देखें, हमें चाहिए डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, एक आर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक आर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। एक आर ऊपर, आर इंटू डीएल इंटू साइन थीटा, और एक आर नीचे तो हो जाएगा आर क्यूब। इतने की वैल्यू क्या है बच्चों, हमको पता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू बोल दें डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होल अपॉन आर क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब। अगर आप जागे हो तो मैंने क्या किया, ऊपर एक आर से इंटू, नीचे एक आर से इंटू, तो आर क्यूब हुआ है ना, ये बन गया इसका वेक्टर। एग्जाम में दोनों फॉर्म आपसे पूछ सकता है, स्केलर फॉर्म भी वेक्टर, तो दोनों आपको जबरदस्त आने चाहिए। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं दोनों, फिर आगे बात करेंगे सेकेंड टॉपिक। ठीक है, चालू करें। ओके, तो आपको कैसा सवाल आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर्म, बायो-सेवर्ट लॉ, किसमें, स्केलर फॉर्म, न्यूमेरिकल में हम स्केलर फॉर्म यूज करेंगे, और दूसरा वेक्टर। हमको दोनों डिराइव करना है, टीचर को दिखाना है अच्छे से, फिर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना। ठीक है, वेक्टर फॉर्म वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से कराया मैंने, बहुत थोड़ा सा आपको इजी तरीके से समझाया, तो आपको देखिए आई बच्चों, पहले थ्योरी लिख लेना। Biot-Savart law states that every current carrying wire behaves like a magnet, and we can find the magnetic field at a point P, which is at a distance of R, and makes an angle theta with the current carrying wire. Let us consider a very small length. Let us consider a very small length dl. है ना बच्चों, मैं लिख नहीं रहा, चलेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा। Let us consider a very small length dl which will produce a very small magnetic field dv. Therefore, we can say that dB is directly proportional to electric current flowing through the wire. dB is directly proportional to sine of angle between the point P and the current carrying wire. dB is directly proportional to the small length of the wire. dB is inversely proportional to the square of distance between the wire. Combining equation 1, 2, 3, and 4, combining equation 1, 2, 3, and 4, we will get
dB is directly proportional to I sin theta dl whole upon r square. Removing proportionality sign, dB equals to mu naught upon 4 pi I sin theta dl upon r square, where mu naught upon 4 pi is equals to 10 to the power minus 7, and mu naught is known as permeability in free space और वैक्यूम और एयर। ठीक है, अब हमें ये हो गया हमारा स्केलर। अब टीचर को यहीं पे वेक्टर फॉर्म दिखाना है। वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो हमारे पास एक डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर क्यों है भैया? करंट तो वेक्टर है ही नहीं, आप बोल रहे हो है ना, तो ये लेंथ की बात हो रही है, करंट की नहीं। तो यहां ले लिया हमने डीएल वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर? आर वेक्टर। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल मतलब डीएल आ जाएगा इंटू आर आ जाएगा इंटू साइन थीटा। यहां बना लेते हैं बॉक्स। अब हम अपना स्केलर फॉर्म कॉपी करते हैं, वो है हमारा dp इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू साइन थीटा इंटू डीएल होल अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू है डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा, तो ऊपर हमें चाहिए पड़ेगा एक आर, तो ऊपर एक आर से इंटू नीचे एक आर से इंटू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर एक आर से इंटू, तो आर साइन थीटा डीएल, नीचे भी आर से इंटू, तो हो गया आर। इतने की वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा डीएल की आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, नीचे है अपना आर क्यूब, ये है वेक्टर। नहीं आया बच्चों? पक्का? अब कुछ बेसिक सी चीजें करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ आई किस तरीके से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में समझाना है और नंबर लेना है, ये बहुत जरूरी है बोर्ड्स के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। मैग्नेट का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, लोडस्टोन। यहाँ मैग्नेट तो है ही नहीं ना, यहाँ तो वायर है, इसलिए बताया कुछ नहीं मैंने आपको। आइए देखते हैं, मैं आपसे बोलता हूं एक सवाल। आपको एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये बह रहा है करंट। तैयार? ठीक है, क्या लगाना है? मैक्सवेल थंब। ठीक है, वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, अपनी पहले मैं इसको फ्रीज कर दूं। वायर है, आपको करंट ऊपर लेके जाना है, वायर को नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? आउटवर्ड्स। नहीं आया? सब हाथ निकालिए और वायर ये एट पॉइंट पी निकालनी है ना, वैसे तो अंदर जा रही है, लेकिन अंदर जाके हम क्या कर रहे हैं? नहीं आया? तो क्या हो गई? आउटवर्ड्स। चलिए इसका बता सकते, हाथ ऊपर कर। गुड। तो क्या जा रही है भैया? इनवर्ड्स। नहीं आया? चलिए अब मान लीजिए करंट बाहर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, करंट आ रहा है बाहर, ये बाहर। ठीक है, ऐसे करंट बाहर, तो आप कैसे पकड़ेंगे? ये पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, और पॉइंट कहाँ है? ये। ठीक है, तो ये आ रहा है बाहर, बाहर। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी? देखो, अगर आप करंट आ रहा है बाहर और ये आप इसको ऐसे पकड़ रहे हैं, देखो उंगलियां कहाँ जा रही है? पॉइंट पी से ऐसे, ये ऐसे जा रही। और जो मैंने आपको बताया था, जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी वो क्या रहेंगी? हमेशा परपेंडिकुलर।
रहेंगी ना डीएल और आर के परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी जो भी इनवर्ट्स आएंगी ना वो डीएल और आर के क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। अगर करंट यहाँ इन्वर्ट जाता, हाथों पर कौन निकालेगा, करंट अंदर जा रहा मतलब ये करंट अंदर, तो हमको पकड़ना पड़ेगा इसको, ये पकड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ये, और कौन सा एंगल, 90। नहीं आया। इस ऐसे छोटे मोटे सवाल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना जरूरी है। तो जो आज हमने इस चैप्टर में ये सब किया, हमने एक टॉपिक किया, अब अगली क्लास में हम सबसे पहले तो पुराना वाला न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सभी को मार्क में चेंज। थैंक यू वेरी